क्या कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा सुरक्षित लगती है वही असल में हमारे आने वाले कल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए? मतलब बचपन से ही हम सिखाया जाता है कि एक पक्की नौकरी मिल जाए, महीने की पहली तारीख को सैलरी आ जाए और एक बढ़िया सा कैबिन हो। तो बस लाइफ सेट है ना? यही सुनते आए हम सब। बिल्कुल, यही सिखाया गया है। लेकिन आज के दौर में ना वो सुरक्षित दीवारें कभी-कभी इतनी पास आने लगती हैं कि इंसान का दम घुटने लगता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रेडमिल पर भाग रहा हो। थक तो पूरा रहा है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा। और यही वो पॉइंट है जहाँ से एक बहुत ही गहरी बेचैनी शुरू होती है। देखिए, हम सभी लाइफ में क्लैरिटी और सिक्योरिटी चाहते हैं, लेकिन जब करियर में एक ठहराव आ जाता है ना, यानी स्टैग्नेशन, तो वही सो कॉल्ड सुरक्षा ही सबसे बड़े मानसिक तनाव का कारण बन जाती है। काम की दुनिया आज इतनी तेजी से बदल रही है कि पुराने रूल्स अब लागू नहीं होते। हाँ, और इसीलिए आज की इस गहरी चर्चा में हम काम और करियर की इस बदलती दुनिया को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने वाले हैं। मतलब 9 से 5 की नौकरी की उस घुटन भरे तनाव से लेकर 2026 के इस गिग इकोनॉमी के दौर में खुद का बॉस बनने के सपने तक। और आज हमारे पास जो सोर्सेज है ना, वो बहुत ही जबरदस्त हैं। बिल्कुल। एक तरफ हमारे पास सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करने के सॉलिड डेटा और अमेज़न की रिपोर्ट है, और दूसरी तरफ द लीन स्टार्टअप जैसी फेमस किताब का साइंटिफिक नजरिया है। हाँ, और गिग इकोनॉमी की असलियत बताने वाला एक रिसर्च पेपर भी है। और इन सब के अलावा सबसे खास बात यह है कि इस पूरे कॉर्पोरेट स्ट्रेस को समझने के लिए हमारे पास हरे कृष्णा टीवी के कुछ बेहद प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल नोट्स भी हैं। तो हमारा मिशन सिर्फ ये देखना नहीं है कि लोग जॉब क्यों छोड़ते हैं, बल्कि ये समझना है कि अगर छलांग लगानी ही है तो उसका सही तरीका क्या है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए ना, हमें सबसे पहले उस सुरक्षा के इल्यूजन को, उस भ्रम को तोड़ना होगा। हिदायत रिजवी ने अपने एक लेख में 9 से 5 की नौकरी का बड़ा ही निष्पक्ष विश्लेषण किया है। वो बताते हैं कि कॉर्पोरेट जॉब एक प्रिडिक्टेबल इनकम देती है। हाँ, मतलब पता होता है कि महीने के आखिर में किराया देने के पैसे आएंगे। बिल्कुल, पैसे आएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा और पेड लीव्स होंगी। ये सब मिलकर एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाते हैं। लेकिन रिजवी ये भी क्लियर करते हैं कि इस सुरक्षा की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और वो कीमत है कंट्रोल का छिन जाना। जब कोई इंसान लगातार किसी और के विजन के लिए काम करता है ना, तो उसकी खुद की क्रिएटिव फ्रीडम एकदम खत्म हो जाती है। रिजवी ने इसको स्टैग्नेशन कहा है। इंसान को बस ये लगने लगता है कि वो किसी बड़ी सी मशीन का एक छोटा सा पुर्जा है। लेकिन एक सवाल यहाँ आता है कि ये ठहराव अचानक इतने बड़े तनाव में कैसे बदल जाता है। यहाँ पर हमारे स्पिरिचुअल सोर्सेस काम आते हैं। हरे कृष्णा टीवी के जो नोट्स हैं, वो इस साइकोलॉजिकल प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। उनके हिसाब से तनाव असल में काम से नहीं, बल्कि परेशानियों पर बहुत ज्यादा जूम इन करने से आता है। जूम इन करने से मतलब हम किसी एक छोटी चीज को पकड़ लेते हैं। पूरा ध्यान लगा देता है तो वो बड़ी पिक्चर नहीं देख पाता। माइंड पूरी तरह से उस प्रॉब्लम में फंस जाता है। और यहीं पर सर्कल ऑफ कंट्रोल और सर्कल ऑफ कंसर्न का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अरे हाँ, ये कॉन्सेप्ट ये मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल लगा था सोच पढ़ते वक्त। अगर हम इसको डेली लाइफ से जोड़ें तो ये ऐसा ही है जैसे हम अपने कमरे के एसी का टेम्परेचर तो सेट कर सकते हैं, जो कि हमारा सर्कल ऑफ कंट्रोल है। हाँ, वो हमारे हाथ में है। लेकिन बाहर जो 45 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है, और उसे हम नहीं बदल सकते। वो हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न है, जहां हम सिर्फ टेंशन ले सकते हैं। तो लोग ऑफिस में उन्हीं चीजों पर एनर्जी वेस्ट करते हैं जो उनके कंट्रोल में है ही नहीं। इससे तनाव बढ़ जाता है। बिल्कुल। और इसी तनाव को कम करने के लिए उन नोट्स में भगवद गीता के सिद्धांत कर्मण्येवाधिकारस्ते का जिक्र किया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि कर्म पर हमारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। जैसे प्रमोशन, बॉस की तारीफ, सक्सेस, ये सब अभारी रिजल्ट्स हैं। ये हमारे हाथ में पूरी तरह से नहीं होते। एक सेकंड, मुझे ना यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। मतलब अगर हम काम के रिजल्ट से या फल से पूरी तरह डिटैचमेंट ले लें तो क्या हमारी एम्बिशन ही खत्म नहीं हो जाएगी? हाँ, ये डाउट आना बहुत नेचुरल है। नहीं, मतलब सोचिए, अगर किसी को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं, तो वो उसमें अपना 100% कोशिश क्यों करेगा? अब कोई भी इंसान रेस हारने के लिए तो दौड़ता नहीं है ना। हाँ, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, और अक्सर लोग निष्काम कर्म का यही गलत मतलब निकाल लेते हैं। देखिए, फल की चिंता ना करने का मतलब एम्बिशन को मारना या आलसी होना नहीं है। इसका असली मतलब है
अपने काम को एक इतने बड़े पर्पस से जोड़ना कि वो सिर्फ किसी छोटे से स्वार्थ तक सीमित ना रहे। सोर्स में जटायु का एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। ओह हाँ, जटायु वाला। हाँ, जटायु को बहुत अच्छे से पता था कि रावण कितना शक्तिशाली है और तार्किक रूप से उसके जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी उसने अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध किया। क्यों? क्योंकि वो जीत या हार के लिए नहीं लड़ रहा था, वो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने के लिए लड़ रहा था। अरे वाह, अब समझ आया मुझे। मतलब आपका जो विजन है ना, वो आपके डर से बड़ा होना चाहिए। और बिजनेस में भी तो ऐसा ही होता है। जैसे सोर्सेज में नेस्ले कंपनी का जो एग्जाम्पल है, वो इसको पूरी तरह से प्रूव करता है। नेस्ले सिर्फ बहुत सारा प्रॉफिट कमाने की अंधी दौड़ के रूप में शुरू नहीं हुई थी। जी हाँ, उनका मकसद कुछ और था। बिल्कुल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जब कुपोषण यानी मैल न्यूट्रिशन एक बहुत भयंकर प्रॉब्लम थी, तब बच्चों की जान बचाने के एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ उस कंपनी ने काम शुरू किया था। तो जब पर्पस इतना बड़ा हो जाए तो डेली का जो स्ट्रेस है वो अपने आप छोटा लगने लगता है। एग्जैक्टली। जब हम अपने रिजल्ट से अपनी खुशी और अपनी पहचान को अलग कर लेते हैं ना, तो हम बिना किसी प्रेशर के बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। लेकिन चलिए मान लीजिए कि किसी ने अपना नजरिया बदल भी लिया, पर 9 to 5 जॉब का माहौल इतना टॉक्सिक हो चुका है कि अब सहा नहीं जा रहा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या अगले ही दिन जाकर रेजिग्नेशन दे देना चाहिए? सोर्सेस के हिसाब से तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मतलब अचानक बिना किसी बैकअप के जॉब छोड़ना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है साइड हसल और गिग इकोनॉमी की। हाँ, ये आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। बिल्कुल, ये एक ऐसा बीच का रास्ता है जो आज के यूथ को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। Amazon बिजनेस की जो 2026 की रिपोर्ट है ना, वो तो इसको एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह दिखाती है। रिपोर्ट में इंडिया के लिए 45 ऐसे साइड बिजनेस आइडियाज की लिस्ट है जिन्हें बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है। जैसे ड्रॉप शिपिंग हो गया, प्रिंट ऑन डिमांड, ऑनलाइन ट्यूशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और यहाँ तक कि घर से टिफिन सर्विस शुरू करने जैसे ऑप्शंस हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने आजकल फ्रीलांसिंग को इतना आसान कर दिया है कि लोग अपनी नौकरी के साथ साथ वीकेंड्स पर एक बिजनेस चलाने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सुनने में तो ये अपना बॉस खुद बनने का बड़ा ही सेफ तरीका लगता है। लेकिन एक मिनट, हमारे पास जो दूसरा सोर्स है ना, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल इम्पैक्ट का रिसर्च पेपर, वो इस गिग इकोनॉमी की ऐसी पिक्चर पेश करता है जो सच में काफी डरावनी है। हाँ, वो पेपर गिग इकोनॉमी के उस डार्क साइड को सामने लाता है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। डेटा देखिए, इंडिया में गिग वर्कर्स की संख्या 2011-12 में लगभग 2.5 मिलियन थी, जो अब बढ़कर 13 मिलियन हो गई है। बाप रे, 13 मिलियन। हाँ, और एस्टिमेट ये है कि इस दशक के एंड तक ये 23 मिलियन तक पहुंच जाएगी। ये एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स है जो किसी भी कंपनी की परमानेंट एम्प्लॉई नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस पूरी वर्कफोर्स के पास कोई सेफ्टी नेट है ही नहीं। मतलब जब कोई डिलीवरी ऐप के लिए या फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है तो उसे ना हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, ना कोई पेड लीव मिलती है और ना ही पीएफ या पेंशन का कोई सहारा होता है। रिसर्च तो साफ वार्निंग दे रही है कि ये सिस्टम इनइक्वालिटी को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। पॉवर्टी साइकिल को तोड़ने के बजाय ये उसे और गहरा कर रहा है। और इसका सीधा असर हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर पड़ रहा है, खासकर SDG 1 जो पॉवर्टी दूर करने की बात करता है और SDG 8 जो सबके लिए अच्छे काम और इकोनॉमिक ग्रोथ का गोल रखता है। ये दोनों गोल्स इस अनऑर्गेनाइज्ड गिग वर्क की वजह से हर्ट हो रहे हैं। MGNREGA जैसी सरकारी स्कीम्स हैं तो, लेकिन पॉपुलेशन और इस डिजिटल वर्क के इतने कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से वो भी लोगों को पूरी तरह गरीबी से निकालने में फेल हो रही हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो गिग इकोनॉमी है, आज़ादी का सपना बेच रही है, वो असल में सिर्फ एक फ्रीडम का इल्यूजन है। मतलब लोग सोचते हैं कि वो खुद के बॉस हैं, लेकिन सच्चाई में वो सिर्फ एक कोड या किसी एल्गोरिथम के इशारों पर नाच रहे हैं, वो भी बिना किसी गारंटी के। तो फिर तो ये 9 to 5 जॉब से भी ज्यादा बड़ा तनाव और रिस्क हो गया ना। इसीलिए इकोनॉमिस्ट गिग इकोनॉमी को एक डबल एज सॉर्ड यानी दो-धारी तलवार कहते हैं। ये आपको कॉर्पोरेट की बाउंड्रीज से बाहर निकलकर कुछ नया ट्राई करने का मौका जरूर देती है, लेकिन इसको अपनी आखिरी मंजिल मान लेना एक बहुत बड़ी गलती होगी। गिग वर्क को एक सीढ़ी की तरह यूज करना चाहिए जिससे आप अपनी स्किल्स बढ़ाएं, ना कि अपना फाइनल करियर मान लें। जो लोग इसमें परमानेंटली सेट हो जाते हैं वो अपने फ्यूचर के साथ बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। बहुत ही जरूरी पॉइंट है ये। मतलब गिग इकोनॉमी एक टेस्ट लैब है, आपका परमानेंट घर नहीं। तो देखिए, अगर गिग इकोनॉमी में रुकना इतना डेंजरस है
और 9 to 5 जॉब में स्टैग्नेशन है, तो फिर एक फुल टाइम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने का क्या रास्ता है? क्या हर किसी के अंदर एक हिडन एंटरप्रेन्योर होता है? देखिए, इम्पैक्ट डॉट्स के सोर्स के अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप कोई शौक नहीं है, ये एक माइंडसेट है। सिर्फ एक अच्छा आइडिया आ जाना किसी को सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बना देता। इसके लिए ना कुछ बहुत ही खास साइकोलॉजिकल क्वालिटीज चाहिए होती हैं। जैसे सबसे पहले है एक गहरी मोटिवेशन, फिर अनसर्टनिटी के बीच रिस्क लेने की हिम्मत और हर रोज नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एटीट्यूड। और यही वजह है कि साइकोलॉजी टुडे ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट बनाया है, सिर्फ 3 मिनट और 20 सवालों वाला। ये टेस्ट किसी को भी ये समझने में मदद करता है कि क्या सच में उसके अंदर एक स्टार्टअप चलाने का नेचर है या वो सिर्फ लोगों को देखकर इन्फ्लुएंस हो रहा है। और जब माइंडसेट की बात आती है ना, तो सोर्सेस में दी गई नैन्सी ट्वाइन की स्टोरी किसी को भी मिस नहीं करनी चाहिए। ये स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग भी है और उतनी ही प्रैक्टिकल भी। नौकरी नहीं छोड़ी, वो गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी जगह पर एक बहुत ही सिक्योर और हाई पेइंग जॉब कर रही थी। हाँ, यही इस कहानी का सबसे मेन पॉइंट है। उन्होंने अपनी सेफ जॉब तब तक नहीं छोड़ी है जब तक कि मार्केट में अपने प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं कर लिया। मतलब वो वीकेंड्स और रात में काम करके अपने ब्रांड को बना दी थी। लगभग 1 साल तक उन्होंने ये डबल लाइफ जी है। और रिजाइन कब किया? तब किया जब उनका प्रोडक्ट सेफोरा में लॉन्च हो गया। सेफोरा, जो कि एक बहुत बड़ा ब्यूटी रिटेलर है, तब उन्हें डेटा देकर कंफर्म हो गया कि हाँ भाई, अब इस बिजनेस को फुल टाइम अटेंशन की जरूरत है। और वहां पर बात सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च होने की नहीं थी। नैन्सी ने उस 1 साल में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लान भी बनाया था। क्योंकि देखिए, जब आप कॉर्पोरेट दुनिया छोड़ते हैं ना, तो आपका सारा सपोर्ट सिस्टम वहीं छूट जाता है। अमेरिका में जॉब के साथ हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है और छोड़ने पर कोबरा जैसी बहुत ही महंगी इंश्योरेंस पॉलिसीज लेनी पड़ती हैं। नैन्सी ने इन सब एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए पहले से सेविंग की थी, क्योंकि जब कोई सोलोप्रेन्योर बनता है तो वो सिर्फ बॉस नहीं होता। हाँ, वही तो, उसे सब खुद करना पड़ता है। बिल्कुल, वो खुद ही अपनी मार्केटिंग टीम होता है, अपना अकाउंटेंट होता है और यहाँ तक के पियोन भी होता है। इस अकेलेपन के लिए, इस लोनलीनेस के लिए मेंटली रेडी रहना बहुत जरूरी है। अरे, नैन्सी की इस स्ट्रैटेजी को सुनकर मुझे ना एक बड़ा मस्त एनालॉजी ध्यान में आ रहा है। ये तो बिल्कुल एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत करने जैसा है। देखिए, कोई भी समझदार इंसान अपनी करंट सेफ जॉब, यानी जो उसका पहला रिश्ता है, उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि उसका नया स्टार्टअप, यानी वो नया रिश्ता, एक ऐसे मुकाम पर ना पहुंच जाए जहां वो प्रूव कर दे कि हाँ, ये फुल टाइम कमिटमेंट के लायक है। जैसे नैन्सी के लिए सेफोरा में लॉन्च होना वो कमिटमेंट पॉइंट था। हाँ, ये एनालॉजी एकदम फिट बैठती है यहाँ पर। बिना इस पॉइंट को टेस्ट किए नौकरी छोड़ना हवा में तीर चलाने जैसा होगा। और इसी से हम अपने आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट फेज में आते हैं। मान लीजिए माइंडसेट रेडी है, रिस्क लेने का डिसाइड भी कर लिया है, तो अब वो जंप लेनी कैसे है? अपनी फ्लाइट लेने से पहले पैराशूट कैसे रेडी करना है? फाउंडेशन की तरह काम आती है। उनका क्लियरली कहना है कि नए बिजनेस में पूरी तरह कूदने से पहले कम से कम 3 से 6 महीने का एक फाइनेंशियल कुशन, यानी इमरजेंसी सेविंग होनी चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले दिन से बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस को एकदम अलग रखो। और तीसरा, 50 पेज का कोई बोरिंग बिजनेस प्लान बनाने के बजाय सिर्फ 1 पेज का क्लियर और फ्लेक्सिबल प्लान बनाओ। और उस 1 पेज के प्लान को सच में एग्जीक्यूट करने का जो साइंटिफिक तरीका है, वो एरिक रीज की फेमस किताब द लीन स्टार्टअप में दिया गया है। ये किताब सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक पूरा फ्रेमवर्क है। इसका मेन रूल है बिल्ड, मेजर, लर्न, फीडबैक लूप। और ये जो फीडबैक लूप है ना, ये तो सच में नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए लाइफ सेविंग है। इसमें सबसे ज्यादा फोकस किया गया है MVP पर, यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अपने उस बड़े से आइडिया को एकदम परफेक्ट बनाने से पहले बिना ज्यादा पैसा और टाइम लगाए उसका सबसे बेसिक फॉर्म टेस्ट करो। बिल्कुल सही। और सोर्सेज में ना एक फूड ऑन द टेबल नाम की कंपनी का केस स्टडी है। वो इस MVP वाले पॉइंट को पूरी तरह क्लियर कर देता है। उनके फाउंडर्स का आइडिया ये था कि वो एक ऐसी ऐप बनाएंगे जो लोगों की पसंद के हिसाब से वीकली मील प्लानिंग करेगी और फिर उस प्लान के हिसाब से ग्रोसरीज उनके घर डिलीवर करेगी। तो वैसे नॉर्मली अगर किसी के पास ऐसी ऐप का आइडिया हो तो वो क्या करता है? वो तुरंत कुछ डेवलपर्स को ढूंढेगा, लाखों रुपए खर्च करेगा और महीनों लगाकर एकदम शाइनी ऐप बनवाएगा, इस उम्मीद में कि लोग आके डाउनलोड करेंगे।
लेकिन फूड ऑफ टेबल के फाउंडर्स ने ना ऐसा कुछ भी नहीं किया। और वही बात सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग थी। उन्होंने शुरुआत में कोई ऐप नहीं बनाई, कोई वेबसाइट नहीं थी, कोई कोडिंग ही नहीं की। तो उन्होंने टेस्ट कैसे किया फिर? उन्होंने किया ये कि उनका शेफ और फाउंडर खुद पर्सनली गया और उसने सिर्फ एक सिंगल कस्टमर को अप्रोच किया। वो उसके साथ बैठे, उसकी पसंद पूछी, एक सिंपल पेपर पर पूरे हफ्ते का मेन्यू लिखा और फिर फाउंडर खुद सुपरमार्केट गया, ग्रोसरी खरीदी और उस कस्टमर को घर पर डिलीवर किया। बाप रे, एक टेक कंपनी का फाउंडर खुद ग्रोसरी ला रहा है। हाँ, बस सोचिए आप, उन्होंने ये मैनुअल काम क्यों किया? सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, क्या कोई इंसान सच में इस सर्विस के लिए पैसे देने को तैयार है या नहीं? और इस एक छोटे से टेस्ट ने उनकी उस हाइपोथेसिस को वैलिडेट कर दिया। उन्हें पता चल गया कि हाँ, लोगों को ये सर्विस चाहिए। इसे ही लीन स्टार्टअप में वैलिडेटेड लर्निंग कहा गया है। इस तरीके से उन्होंने अपने महीनों का टाइम और लाखों रुपए वेस्ट होने से बचा लिए। वाओ! और जब कोई एंटरप्रेन्योर इस तरह से डेटा कलेक्ट करता है ना, तो उसे उस डेटा को करेक्टली पढ़ना भी आना चाहिए। किताब इसे इनोवेशन अकाउंटिंग कहती है। देखिए, नॉर्मल अकाउंटिंग में बस प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है, लेकिन इनोवेशन अकाउंटिंग में ये मेजर किया जाता है कि आपने अपने कस्टमर के बारे में नया क्या सीखा, और इसी लर्निंग के बेसिस पर एक बड़ा डिसीजन लिया जाता है, पिवट करे या परसीव। इन दोनों शब्दों का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। पर्सिवियर का मतलब है कि आपका डेटा कह रहा है कि भाई आप सही रास्ते पर हो तो लगे रहो। लेकिन पिवट का मतलब है कि डेटा चीख चीख कर बता रहा है कि स्ट्रैटेजी फेल हो रही है और आपको अपना डायरेक्शन चेंज करना होगा। और पिवट भी कई तरह के होते हैं। जैसे एक होता है जूम इन पिवट, जहां आपके प्रोडक्ट का कोई एक छोटा सा हिस्सा लोगों को इतना पसंद आ जाता है कि आपको उस छोटे हिस्से को ही पूरा प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। या फिर कस्टमर नीड पिवट, जहां आप किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकले थे पर फीडबैक से पता चला कि कस्टमर को तो कुछ और ही चाहिए। हाँ, और पिवट करना सुनने में भले ही लॉजिकल लगे, पर मेंटली ये एक फाउंडर के लिए बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि उसे अपने उस प्यारे आइडिया को छोड़ना पड़ता है जिससे वो कनेक्ट हो चुका होता है। वेट, एक सेकंड। यहां पर आकर मुझे हमारे सोर्सेज में एक बहुत बड़ा टकराव दिख रहा है। जरा ध्यान से सुनिए। एक तरफ हमारा स्पिरिचुअल सोर्स है, भगवत गीता का ज्ञान, जो कहता है कि बाहरी फेलियर से डरना नहीं है, अपने कर्म पर यानी अपने रास्ते पर डिटे रहो, मतलब परसिवियर करो। और दूसरी तरफ ये मॉडर्न साइंस है, द लीन स्टार्टअप, जो कह रहा है कि अगर डेटा आपके अगेंस्ट है तो अपनी जिद छोड़ो और तुरंत डायरेक्शन बदल लो, यानी पिवट करो। तो क्या ये दोनों बातें एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही? अगर हम इसको ऐसे ऊपर ऊपर से देखें तो हाँ, ये ऑपोजिट लगता है, लेकिन अगर थोड़ा और डीपली सोचे ना, तो ये दोनों एग्जैक्ट सेम बात कह रहे हैं? सेम बात कैसे? देखिए, लीन स्टार्टअप में पिवट करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वही असल में बिजनेस की दुनिया में फल से अनासक्ति यानी डिटैचमेंट का सबसे सच्चा रूप है। अच्छा, थोड़ा और डिटेल में समझाइए इसको। मतलब पिवट करना ही निष्काम कर्म है? बिल्कुल। जब एक एंटरप्रेन्योर कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो वो प्रोडक्ट उसके लिए उसके कर्म जैसा है, और उससे मिलने वाली सक्सेस या फेल होना उसका फल है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब फाउंडर अपने पहले आइडिया यानी उस फल से इमोशनली अटैच हो जाता है। उसमें ईगो आ जाता है कि भाई मेरा आइडिया तो दुनिया का बेस्ट आइडिया है, और इस ईगो की वजह से वो नेगेटिव डेटा को इग्नोर करने लगता है। आखिर में क्या होता है? कंपनी डूब जाती है। हाँ, सच्चाई से दूर हो जाता है वो। वही तो। लेकिन जब वो निष्काम कर्म के रास्ते पर चलता है, यानी बिना किसी ईगो के सच्चाई को मानता है, सिर्फ तभी वो फेयर होकर उस डेटा को एनालाइज कर पाता है और जरूरत पड़ने पर अपनी डायरेक्शन, अपना पिवट कर पाता है। वाह यार, ये तो वाकई दिमाग की बत्ती जलाने वाला पॉइंट है। मतलब कि आप अपने अल्टीमेट विजन को लेकर तो डेडिकेटेड हो, लेकिन वहां तक पहुंचने की जो स्ट्रैटेजी है उसमें आपको कोई ईगो नहीं रखना है। रास्ता बदलना कोई हार नहीं होती, बल्कि ईगो को साइड रखकर रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ा कर्म है। और यही तो पिवट और परसिवियर का असली बैलेंस है। बिल्कुल सही कहा। अपनी थिंकिंग को फ्लेक्सिबल रखना ही बिजनेस में सबसे बड़ी पावर है। और अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा को अब समराइज करें, तो आज हमने काफ़ी सारे इल्यूजन्स तोड़े हैं। हमने समझा कि 9 से 5 की नौकरी में जो तनाव होता है, वो बस काम का प्रेशर नहीं है, बल्कि उन छोटी बातों पर जूम इन करने का और ठहराव का रिजल्ट है। हाँ, और ये भी कि इस स्टैग्नेशन से निकलने के लिए गिग इकोनॉमी एक अच्छी सीढ़ी जरूर बन सकती है, लेकिन बिना किसी बैकअप या सेफ्टी नेट के वहां रुक जाना
किसी खतरे से कम नहीं है। एक स्ट्रांग एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बस एक कूल आइडिया काफ़ी नहीं होता। उसके लिए नैन्सी ट्वाइन की तरह सही मौके का वेट करना, कुछ महीनों का पैसा सेव करना और फूड ऑन द टेबल वाली अप्रोच लगाकर बिल्कुल कम खर्च में अपने आइडिया को पहले मार्केट में टेस्ट करना आना चाहिए। बिल्कुल, इस पूरे एनालिसिस से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि देखिए, चाहे आप जॉब करें या अपना खुद का काम शुरू करें, रिस्क तो हर जगह है। हर करियर पाथ में थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी होती ही है। लेकिन अगर प्लानिंग सही हो, टेस्ट छोटे लेवल पर किया गया हो और माइंड एकदम शांत होना, तो इन्हीं रिस्क्स को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। जी हाँ, नॉलेज और प्रैक्टिकल प्लानिंग ही अकेला रास्ता है जिससे हम अनसर्टेनिटी का डर कम कर सकते हैं। तो आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं लोगों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद हम सभी को अपनी जिंदगी और करियर चॉइसेस के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दे। हमेशा से यही कहा जाता है ना कि बिजनेस शुरू करना सबसे बड़ा रिस्क है और कॉर्पोरेट जॉब के कैबिन में ही सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, आज का ये जो टेक्नोलॉजी का इतना फास्ट जमाना है, जहां पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज रातों रात गायब हो रही हैं, जहां एआई और ऑटोमेशन लगातार इंसानी काम को रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि अपनी पूरी लाइफ सिर्फ एक उसी सो कॉल्ड सिक्योर 9 to 5 नौकरी के भरोसे बैठे रहना असल में आज की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे डेंजरस रिस्क बन चुका हो? ये सच में एक ऐसी बात है जिस पर हर प्रोफेशनल इंसान को टाइम निकालकर सोचना चाहिए। क्या वो सेफ दीवारें हमें सच में बचा रही हैं या वो हमें बाहर से आने वाले उस बड़े तूफान से अनजान बना रही हैं जो उन दीवारों को कभी भी गिरा सकता है? और इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा यहीं पर पूरी करते हैं। अपने ऑप्शंस को अच्छे से एवैल्यूएट करें, अपनी उड़ान से पहले अपना पैराशूट ध्यान से सेट करें और हमेशा याद रखें, कभी कभी बाहर आकर उस धूप का सामना करना कमरे के उस कंट्रोल्ड लेकिन घुटन भरे एसी में धीरे धीरे जम जाने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है।